नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल घन पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर जेई मैकेनिकल पोस्ट कोड 846 के लिए 7 मार्च 2021 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम पुराने कुछ पेपर्स को सोल्व करके देखने वाले हैं, जिसमें हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही सोल्व करेंगे। और जो हमारा एक वीडियो होगा, उस वीडियो में हम पूरे पेपर में से 60 टेक्निकल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल टेंशन इन अ बोल्ट यूज्ड फॉर मेकिंग अ फ्लूइड टाइट जॉइंट like steam engine cover joint is calculated by which of the following relation in which d is the nominal diameter of bolt in mm। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड वन इज वेल्डिंग टेक्स प्लेस बाय कोलसेंस बिटवीन द पार्ट टू बी ज्वाइंट, सरफेस ज्वाइनिंग द पार्ट्स टू बी यूनाइटेड बाय फ्यूजन ऑफ फिलर रोड, सरफेस टेंशन बिटवीन टू पार्ट्स, नन ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड वन इज द कोर डायमीटर ऑफ द थ्रेड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज स्क्वायर थ्रेड इज यूजुअली फाउंड ऑन स्पिंडल ऑफ बेंच वाइज, रेलवे कैरिज कपलिंग्स, फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स, स्क्रू, आउटलाइन लेस। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज ऑफ। तो इसमें सबसे पहले हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग्स मॉडुलस के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से जब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें कुछ ऐसी मिलती है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, और स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ई की यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से वही हमारा ऑप्शन सही होने वाला है जिसकी यूनिट मैच करेगी यंग मॉडुलस के साथ। तो फर्स्ट में दिया है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड प्रेशर, तो इसमें स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन की यूनिट होती नहीं, तो ये तो हो गया गलत। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेस, फोर्स एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस की मैच करती है बट फोर्स की मैच नहीं करती, तो ये भी हो गया गलत। ऑप्शन सी स्ट्रेन, फोर्स एंड प्रेशर, इसमें भी फोर्स आ गया, तो ये भी हो गया हमारा गलत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, स्ट्रेस, प्रेशर एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द shear force of a cantilever beam of length L carrying a uniformly distributed load over per unit length is dash at the free end। तो ये हमारे से ये पूछ रहा है कि कैंटिलीवर बीम के केस में जिसके ऊपर एक यूडीएल लगा हुआ है, उसके केस में जो बेंडिंग जो shear फोर्स होती है वो कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, W/L। नेक्स्ट इज द हूप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल शेल इज। तो जो हूप स्ट्रेस होती है थिन सिलेंड्रिकल शेल के केस में वो होती है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूलर्स कूलम theory the crippling load for a column of length L hinged at both end is। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसमें अलग अलग केस के लिए अलग अलग फॉर्मूला दिए होते हैं। तो कॉलम का जो चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग में ही ये रिलेशंस दी होती हैं, आप वहाँ से इनको
देख सकते हो। इस बार ये क्वेश्चन आया है, हो सकता है अगली बार कुछ ही और केस के बारे में पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द assumption made in Euler's column theory is that the failure of the column occurred due to buckling alone. The length of the column is very large as compared to its cross section dimension. The column material obeys Hooke's law. तो इसमें जो यूलर ने इक्वेशन दी थी उसमें हम ये सारी assumptions लेके चलते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। और गाइज यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ मैं कि जो यूलर ने जो फॉर्मूला दिया था वो केवल लॉन्ग कॉलम के लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूलर्स कॉलम फॉर्मूला होल्ड्स गुड फॉर, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, फॉर लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ करते हैं हम यूलर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉलम इज सेड टू बी शॉर्ट व्हेन इट्स लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज़ लेस देन 80। अगर मोर देन 80 होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। तो इसने पूछा है हमारे से शॉर्ट कॉलम, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड चोइटिकली, तो ऐसा मटेरियल जिसमें जो एटम होते हैं वो चोइटिकली अरेंज होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा एमोर्फस मटेरियल। नेक्स्ट वन इज द मटेरियल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड रेगुलरली इन सम डायरेक्शन बट नॉट इन ऑर्डर इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर एटम रेगुलरली तो अरेंज होते हैं लेकिन उनकी जो डायरेक्शन होती है वो उसका ऑर्डर अलग अलग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मीजोमॉर्फिस मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू, तो जो हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन होती है उसमें ये सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं। टू रिलीव द स्ट्रेसेस सेटअप इन द मटेरियल आफ्टर हॉट और कोल्ड वर्किंग, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, चेंज द ग्रेन साइज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन, तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, जो सारी की सारी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है जो उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एब्जॉर्ब हीट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ फॉलिंग ऑन इट। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है वाट मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ, तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर होती है 1। ये कैसे आया, आप सबको पता है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड हमें दिया हो। तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 पर kg पर मीटर क्यूब, तो क्रॉस करके कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन SI यूनिट इज टेकन एज, तो जो स्पेसिफिक वेट होता है वाटर का SI यूनिट में, तो इन तीनों ऑप्शन में से हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाईपास फैक्टर ऑफ अ कूलिंग कॉइल डिक्रीजेज विथ, तो जो बाईपास फैक्टर होता है किसी भी कूलिंग कॉइल का वो डिक्रीज करता है डिक्रीज इन फिन स्पेसिंग एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ रोज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है हमारा वो इंक्रीज करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आर जनरली यूज्ड फॉर रेफ्रिजरेंट्स दैट रिक्वायर, तो जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है उसका यूज़ किया जाता है उन रेफ्रिजरेंट्स के लिए जिनकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होती है और
कंडेंसिंग प्रेशर कम होता है। इसके एग्जाम्पल हैं R11, R113। तो ये दो रेफ्रिजरेंट होते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो उसको बोलते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज। तो किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है प्रेशर की, वो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द लिक्विड फ्रॉम इट्स सरफेस। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इस रिलेशन से पूछा गया है कि P इज इक्वल टू रो जी एच। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बर्नौली इक्वेशन बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट। तो गाइस यहाँ पे जितनी भी एजम्पशंस दी गई हैं इन सारी एजम्पशंस का यूज़ करते हैं हम बर्नौली इक्वेशन को डेराइव करने के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमारे से सेंट्रीफ्यूगल पंप की ओवरऑल एफिशिएंसी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है एक्चुअल वर्क डन बाय द पंप टू द एनर्जी सप्लाइड टू द पंप बाय द प्राइम मूवर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट इंक्रीज पावर ट्रांसमिटेड डिक्रीज पावर ट्रांसमिटेड हैज़ नो इफेक्ट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड इंक्रीज पावर ट्रांसमिटेड अप टू अ सर्टेन स्पीड एंड देन डिक्रीजेस। तो जो इनिशियल टेंशन होती है बेल्ट में वो कोई इफेक्ट नहीं डालती पावर डिलीवरेंस पे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है किसका? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का। तो ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट गवर्नर कैन वर्क सेटिस्फैक्ट्री एट अ स्पीड फ्रॉम। तो जो वाट गवर्नर है वो सेटिस्फैक्ट्री वर्क करता है 60 to 80 की स्पीड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लॉ ऑफ P इज इक्वल टू MW प्लस C। C स्टैंड फॉर वेलोसिटी रेशो, M स्टैंड फॉर फ्रिक्शन, C स्टैंड फॉर फ्रिक्शन, M स्टैंड फॉर वेलोसिटी रेशो। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। P इज इक्वल टू MW प्लस C में जो C होता है हमारा वो फ्रिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। M यहाँ पे मास होता है और W कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू लेमी थ्योरम। तो यहाँ पे ये लेमी थ्योरम की डेफिनेशन पूछ रहा है कि लेमी थ्योरम क्या होती है। तो लेमी थ्योरम क्या होती है? जहाँ पर तीन फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हो और उनके बीच में साइन का एंगल हो, और जो साइन का एंगल होगा वो अदर टू फोर्सेस के इक्वल होगा। तो पढ़ लेते हैं इसको एक बार। इफ़ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, कि किसी पॉइंट पर जब तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हो और वो इक्विलिब्रियम में हो, देन ईच फोर्स प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर तीन फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही हैं। तो अगर हम एक फोर्स का मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया सी, अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल लाइज अलोंग इट्स सेंट्रल रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन होता है रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ़ द आर्म ऑफ कपल इज़ डबल्ड देन मूवमेंट ऑफ दैट कपल वुड। अगर किसी कपल की आर्म को डबल कर दिया जाए तो मूवमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो मान लीजिए ये कोई रोड है, एक फोर्स इस पे यहाँ पे लग रही है और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो अगर हम क्या करें कि इसको थोड़ा बड़ा कर दें और फोर्स को सेम रखें, तो जो मूवमेंट आएगा क्या उसमें चेंज आएगा। तो देयर इज़ नो चेंज। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इक्वल फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट विद एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम, रिजल्टेंट इज 50√3, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स विल बी। यानी कि हमें दो फोर्सेस दी गई हैं जो किसी पॉइंट पर एक्ट कर रही हैं और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और आर की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 50√3। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे और वो उसके अंदर जो रिजल्टेंट है वो क्या आता है हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ R इज इक्वल टू, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे R की वैल्यू आपको दी है 50√3 और इसको जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास √3F, और यहाँ से जो F की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 50। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू द लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड। तो जब किसी भी लॉक के अंदर की को टर्न करते हैं तो वहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट करती है। तो वहाँ पे एक्ट करती है हमारी कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी वेइंग 200 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.6 देन द नॉर्मल रिएक्शन विल बी। तो ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी है ये केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए दी है, इसका कोई यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर आप कोई बॉडी रख देते हो जिसका भार 10 न्यूटन हो, तो रिएक्शन भी कितना आएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर 200 न्यूटन की कोई बॉडी है उसको किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा जाता है तो वहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो भी कितना आएगा 200 न्यूटन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गियर लैपिंग इज़ एन ऑपरेशन। तो जो गियर लैपिंग है वो की जाती है हमारी आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आर दोज विच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डू नॉट बिकम हार्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड नो केमिकल चेंज अकर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टिफनेस ऑफ कोल्ड, द स्टिफनेस ऑफ closed coil helical spring is given by S such that S is equal to। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का जो यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉलिड शाफ्ट ऑफ 160 mm डायमीटर इज यूज टू ट्रांसमिट द टॉर्क, द मैक्सिमम shear stress induced is 50 न्यूटन पर mm², द मैक्सिमम टॉर्क द शाफ्ट कैन बी ट्रांसमिट। तो यहाँ पे हमें टॉर्क निकालनी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास T इज इक्वल टू π/16 टाउ d³। तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाओगे, टाउ की वैल्यू हमें दी है, d हमें दिया है, तो यहाँ से हमारा T निकल जाएगा और वो आएगा 128 × 10⁵ पाई न्यूटन। Next question is the maximum stress induced due to suddenly applied load is dash the stress induced when same load is applied gradually। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन होता है πT4/64। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the bending moment of a simply supported beam of length L carrying a point load W at mid
पॉइंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमसे पूछा है बेंडिंग मोमेंट किसके बारे में, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर एक लोड लगा हुआ है मिड पॉइंट पर, और जो बीम है उसकी लेंथ हमें दी है L, तो इसको सोल्व करके आता है हमारे पास WL/4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स अपॉन, तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लोडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ लोड, डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई इट्स, तो फोर्स कब पूरी तरह से डिफाइन किया जा सकता है, जब हमें उसका मैग्नीट्यूड पता हो, डायरेक्शन पता हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता हो, तो ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायनामिक फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो जो डायनामिक फ्रिक्शन है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेटिंग ऑफ टूल इन एडवांस एट अ फार फ्रॉम द मशीन टूल और ऑफलाइन इन स्पेशल होल्डर इज नोन एज प्री सेट टूल, कि अगर पहले से इस टूल सेट कर दिया जाए मशीन पे तो उसे बोलते हैं हम प्री सेट टूल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CAPP इन CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन स्टैंड्स फॉर, तो CAPP CNC मशीन में इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नोजल इज सेड टू बी डाइवर्जेंट नोजल, तो एक नोजल को डाइवर्जेंट नोजल कब कहते हैं, जब उसका एरिया एंट्रेंस से एग्जिट पर लगातार इंक्रीज कर रहा हो, ये हमारा हो गया एंट्री और ये हो गया हमारा एग्जिट, तो इस प्रकार की जो नोजल है उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट नोजल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछ ले कि कन्वर्जेंट नोजल, तो उसमें क्या करोगे आप, उसकी डेफिनेशन होगी इससे उल्टी, जिसका एरिया ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा हो, एंट्रेंस टू एग्जिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोल्किंग इन रिविटेड जॉइंट इज टू मेक द जॉइंट, तो कोल्किंग की जाती है रिविटेड जॉइंट में ताकि जॉइंट को लीक प्रूफ बनाया जा सके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिविट इज नोन एज, तो दो रिविट के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं हम पिच, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द मार्जिन एम इन द रिविट इज गिवन बाय, तो मार्जिन की वैल्यू निकालते हैं हम 1.5D का यूज़ करके, जहाँ पे डी होता है हमारा डायमीटर ऑफ द रिविट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर फिलेट वेल्ड डिज़ाइन फॉर, ट्रांसफर फिलेट वेल्ड का जो डिज़ाइन है वो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट इज अ कोटर इज यूज टू ट्रांसमिट एक्सियल टेंसाइल लोड ओनली, एक्सियल कंप्रेसिव लोड ओनली, कंबाइंड एक्सियल एंड ट्विस्टिंग लोड ओनली, एक्सियल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोटर का यूज़ करते हैं हम एक्सियल टेंसाइल एंड कंप्रेसिव लोड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, तो ये पूछ रहा है कि किसी कैंटिलीवर बीम के जो ये फ्री एंड है इस पे बेंडिंग मोमेंट कितनी होती है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होती है 0, और अगर आपसे पूछे फिक्स एंड पे, तो फिक्स एंड पे होती है ये मैक्सिमम, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द shear force diagram is parabolic between 2 point it indicate that there is, अगर 2 पॉइंट के बीच में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कैसा हो, एक पैराबोला हो, तो वो किस प्रकार के लोड को दर्शाता है, तो पैराबोला कब होता है, जब हमारा लोड कैसा हो, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड स्लेंडर पार्ट इज डन बाय, तो जो मैक्सिमम प्रोडक्शन की जाती है छोटे और स्लेंडर पार्ट्स की, वो की जाती है मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बकलिंग लोड फॉर अ गिवन कॉलम डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो बकलिंग लोड का वैल्यू है वो डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स पे। अभी हमने पीछे देखा था पी की वैल्यू क्या थी, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा यंग मॉडुलस भी आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये लेंथ आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एरिया की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए तो एरिया भी आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन इज अ कॉलम दैट फेलियर ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड, कि ऐसा कॉलम जो डायरेक्ट स्ट्रेस अप्लाई करने पर फेल हो जाता है उस कॉलम को क्या बोलते हैं। तो ऐसे कॉलम को बोलते हैं हम शॉर्ट कॉलम। अगला क्वेश्चन है द रैंकाइन्स कांस्टेंट फॉर माइल्ड स्टील कॉलम विद बोथ एंड्स हिंज्ड इज, कि अगर कोई कॉलम दोनों एंड पे हिंज्ड हो तो उसके लिए रैंकाइन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। 1/750, 1/1600, 1/7500, 1/9000। तो ये क्वेश्चन आप मेरे को इसका जो सही ऑप्शन है वो आप मेरे को कमेंट्स में बताना। और हमारा जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 61 to 120। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।